नमस्कार मित्रों, वाइस ई लर्निंग स्टूडियो से मेरा संघर्ष मेरी सफलता का चौथा एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं जिस शख्सियत से, जिस व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जिनके जीवन की कहानी आपके समक्ष लाना चाहता हूं, वह व्यक्ति डॉक्टर फरसाराम जी सोनी आज हमारे स्टूडियो में है और हम जानेंगे कि सरली जैसे एक छोटे गांव में पैदा होने के बाद ये व्यक्ति स्वीडन तक का सफर किस तरह से सफलता के साथ में पा सका, क्योंकि कितनी चुनौतियां, कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां इनके जीवन में रही। डॉक्टर साहब सोनी जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वाइस ई लर्निंग ने मुझे इस उपयुक्त समझा, ये मंच प्रदान किया आप लोगों से बात करने के लिए। मैं वाइस ई लर्निंग का धन्यवाद हूं। सोनी जी, सबसे पहले मैं पहला सवाल आपसे ये शुरू करूं कि आपका जन्म सरली जैसे एक छोटे गांव में हुआ। जन्म के बाद प्राइमरी एजुकेशन के विषय में क्या कहेंगे? सर, गांव का जो माहौल होता है एजुकेशन के मामले में, वहाँ पे ऐसा होता है कि स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। जब आप स्कूल जाते हो तो फैकल्टीज इनकम्प्लीट होती है, यानी कि आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लोग फैकल्टी नहीं होती है। उस समय आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन सर सरली गांव से ही हुई। वहाँ तक मैंने प्राइमरी पढ़ा और उस कंडीशन में फैकल्टीज हमारे कभी पूरी नहीं हुआ करती थी। तो एक फैकल्टी हमको कई सब्जेक्ट पढ़ाते थे। हाँ, ठीक है। एक गुरुजी होते थे, सारे विषय पढ़ाते थे जी। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल तक का सफर कैसा रहा? फिर सर उसी स्कूल में मिडिल स्कूल हम पढ़े, लेकिन एक जो बात मैंने आपको शुरू में बोली कि फैकल्टी की कमी थी, वो फैकल्टी की कमी उस स्कूल में, मिडिल स्कूल में भी थी। तो फिर हमको सीनियर्स लोग पढ़ाते थे जो हायर क्लासेस में थे। अच्छा। जो 8वीं के लोग थे वो हमें पढ़ाते थे। जब या फिर जो बाकी खाली पीरियड में पीटी के टीचर भी हमको पढ़ाते थे। नहीं, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उस समय गांव में कैसी फैसिलिटीज थी? एजुकेशन के मामले में सर गांव का माहौल पढ़ाई के लायक था नहीं। अच्छा। यानी कि सुविधाएं कैसी थी गांव में? गांव में जैसे लाइट, पानी, रोड, क्या सुविधाएं थी? रोड थी, वो बिखरी हुई रोड थी। इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई नामो निशान था नहीं। अच्छा। मेरे गांव में मैं दिया जलाकर, लालटेन जलाकर पढ़ता था। केरोसिन का लैंप होता था, वो जला के हम पढ़ते थे। और डिफिकल्टीज ये भी थी सर कि जो संसाधन स्कूल बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए वो नहीं थे। अच्छा, 8वीं पास करने के बाद आपके पिताजी ने क्या विचार किया? उस केस में ऐसा, मेरा हालात ऐसे थे, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी का तबीयत सही नहीं रहती थी। मतलब शारीरिक रूप से वो उनकी तबीयत कमजोर थी। अच्छा। तो उस कारण से वो जो हमारा पुश्तैनी धंधा है स्वर्णकार का, और थोड़ा बहुत हम कृषि का कार्य करते हैं जी। गांव में दोनों काम साथ में होते हैं। तो वो काम हम अच्छे तरीके से वो पिताजी नहीं कर पाते थे। तो पिताजी का ये पूरा मन था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। अच्छा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, उनका पूरा मन था। लेकिन यहां मैं आपको रोक रहा हूं। पिताजी जो चाहते थे कि बच्चा पढ़े, लेकिन घर की स्थितियां ऐसी नहीं थी कि आप आगे हायर एजुकेशन में जाएं, आप पढ़ें। फिर कैसे हुआ आगे, कारवां कैसे बढ़ा? घर की परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं हायर एजुकेशन में जा सकूं। और एक सामाजिक सोशल प्रेशर भी होता, सामाजिक लोग दबाव भी होता है कि इतना बड़ा हो गया लड़का, और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था। तो उस लिहाज से मेरे पे ये भार था कि मैं अपने पिताजी की इस पुश्तैनी व्यवसाय है, उसमें मैं उनकी मदद करूं। अच्छा, गुड। तो ये मेरे ऊपर एक दबाव था। तो फिर फिर कौन सा कारण बना कि आपने पुश्तैनी काम को छोड़ करके आगे बढ़ने का विचार किया? सर उस केस में जब मैं 8वीं क्लास में था,
तो उस समय एक विज्ञान की फैकल्टी आए। अच्छा। तो मुझे विज्ञान में शुरू से बहुत ही इंटरेस्ट था, यानी कि विज्ञान विषय को मुझे बहुत रुचिकर लगता था। अच्छा। मैं उसको मन लगा के पढ़ता था। उसका एक कारण यह भी था शायद कि मैं जब छोटा था उस टाइम से की बात, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब मैं छोटा था तो साथ साथ में, क्योंकि मेरे पर सामाजिक दबाव भी था, तो मैं पिताजी का थोड़ा थोड़ा पुश्तैनी कार्य में हाथ बटा देता था। दोनों काम करता, मतलब पढ़ाई भी कर रहा था और पुश्तैनी काम में हाथ बटा रहा था। ठीक है। तो जो हमारा ये पुश्तैनी काम है स्वर्णकार का, उसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उसमें ये जो विज्ञान है वो उसमें इन्वॉल्व है। चलिए, इस विज्ञान पर अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ एक तरफ घर की परिस्थितियां और दूसरी तरफ आपके पिताजी का भी मन और आपका भी मन कि मैं थोड़ा आगे पढूं, तो यहाँ किसने मोटिवेट किया आपको और आप कैसे आगे बढ़े? तो जब ये 8वीं क्लास में लगभग तय था कि सामाजिक दबाव भी था कि नहीं पढ़ना है और घर की स्थिति भी थी कि नहीं पढ़ना है, तो लेकिन मेरा मन था, पिताजी का मन था कि पढ़ना है। उस स्थिति में राय ली गई कि भाई आगे स्कूल उस तक 10वीं तक हो गई थी। अच्छा। तो ये तय किया गया था कि 10वीं तक जहां तक गांव में स्कूल है तब तक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं साथ में पिताजी का हाथ बटा रहा था। तो 10वीं तक जब तक गांव में स्कूल है तब तक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मित्रों, यहाँ आपसे कहना चाह रहा हूं कि फरसाराम जी ने दो राह पर खड़े थे और इनके सामने एक तरफ चुनौती थी एजुकेशन की, दूसरी तरफ घर का काम। और ये सुविधा हो गई कि चलिए गांव में 10वीं है तो 10वीं पास कर ली जाए। चलिए साहब, 10वीं पास हो गई, उसके बाद क्या हुआ? तो 10वीं पास करने के बाद मेरा मन था पढ़ने का और वही मन था पिताजी का कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी थी कि नई पढ़ाई करने से क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। ठीक बात है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति फिर भी कमजोर थी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ मामा जी के घर गया। अच्छा, आपके मामा जी कौन और कहां पर? मेरे मामा जी श्री सवाईलाल जी सोनी बलदेव नगर में रहते हैं। अच्छा। और मैं मामा जी के पास गया मम्मी के साथ। तो उस टाइम पे मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं कौन सी स्कूल में एडमिशन लूं और या आगे क्या करूं। बस मुझे इतना पता था कि मेरी विज्ञान में रुचि है और अगर हो सके संभव तो मैं विज्ञान में आगे पढ़ाई करूं। यानी आप अपने माताजी के साथ में ननिहाल आ गए और आपके मामा जी के कहने के बाद आपने जब 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया, 10वीं आपकी हो गई, 10वीं मेरी अब गांव आप में 11वीं में आ गए, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना और आप किस स्कूल में पढ़े? फिर चूंकि मुझे विज्ञान विषय में रुचि थी मेरी, बिल्कुल, तो मेरे मामा जी मुझे मयूर नोबेल्स एकेडमी लेके गए। वहां मुझे जीव विज्ञान विषय यानी कि बायोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। तो वहां पे फिर जब मामा जी ने डायरेक्टर सर रेवत सिंह जी को बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो उन्होंने फिर मेरी फी में भी थोड़ा कमी की। वैसे उन्होंने मदद की। हाँ। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी मदद अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं। हाँ। आगे बढ़िए। तो उसके बाद मैंने मयूर में एडमिशन ले लिया और यहाँ पे जो मेरा साइंस का नींव रखी गई, यानी कि साइंस जो विज्ञान में क्या क्या पढ़ाई होनी है, क्या क्या समझना है, जो रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप यहाँ 12वीं पास आप कर रहे हैं जी, तो क्या आपने कोई जॉब भी साइड में किया या केवल मामा जी के यहाँ रह के पढ़ते रहे? इसके साथ साथ में सर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो उस ट्यूशन से जो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिलता था और थोड़ी बहुत हेल्प मेरे मामा जी से हो रही थी और बाकी घर वाले। तो यानी कि 3 जगह से मैं ये मेरा एक सपोर्ट हो रहा था। मित्रों देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि थोड़ा सपोर्ट घर से, थोड़ा स्वयं के द्वारा, थोड़ा मामा जी के द्वारा, क्योंकि चाह जहां राह। अब आगे आपकी राह कैसे बढ़ी ग्रेजुएशन के लिए? तो सर 12वीं मैंने यहाँ से कर लिया, तो 12वीं में मुझे अच्छे खासे परसेंटेज मिल गए। गुड। तो उस परसेंटेज की बदौलत मुझे कॉलेज में 2-3 छात्रवृत्ति मिल गई। अच्छा, ठीक है।
एक तो MHRD की तरफ से मिल गई छात्रवृत्ति, वो मेरे लिए फायदेमंद थी। और एक कॉलेज की छात्रवृत्ति थी, तो उसने उस छात्रवृत्ति की बदौलत मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया और थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा था। ठीक है। साथ में मैंने आसपास की स्कूलों में भी पढ़ाना शुरू किया। तो मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है कि डॉक्टर सोनी ने इधर इनका ग्रेजुएशन हो रहा है और इधर ये प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करवा रहे हैं ताकि माता पिता पे प्रेशर नहीं हो और ये अपना खर्च चलाते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़िए। और सर, जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, यानी कि होने ही वाला था, उस स्थिति में मैंने एक और कोचिंग शुरू की। वो कोचिंग क्या थी? वो सर, उससे पहले मैंने बीच में एक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अच्छा। तो वो था डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसकी बदौलत मैंने जो डाइट मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहां पे एक शिविर लगता था। अच्छा। जो दिव्यांग बच्चों के लिए था, और उस शिविर में मैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता था। वाह। और वहां से मेरा एक ये इंस्पिरेशन था कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के लिए कि जब दिव्यांग बच्चे कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये जज्बा था डॉक्टर फरसाराम जी सोनी का। सोनी जी, आगे बढ़िए। सर, फिर ग्रेजुएशन हो गया वो वहां बाड़मेर से, और मैं फिर एक एंट्रेंस टेस्ट दिया। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के विषय में, आगे बढ़ने के विषय में आपका मार्गदर्शन किसने किया? सर, ये मार्गदर्शन यहाँ कॉलेज के शिक्षकों का था, और साथ में ये बात सदैव हमको ये रहता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि मेरी शुरू से विज्ञान में रुचि थी, तो मुझे ये बात थी कि मुझे आगे भी इसी पथ पे आगे रहना है। तो समाचार पत्रों से मैं हमेशा ये तलाशता था कि मेरे लिए या मेरे लायक आगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। अब यहाँ आपका ग्रेजुएशन हो गया जी, अब आप सोच रहे हैं पीजी के लिए। जी, चलिए, पीजी कहाँ से क्या किया पीजी में? तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि किशनगढ़ में है, उसका मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसमें मैं सफलतापूर्वक चयनित हो गया। अच्छा। और फिर मैंने वहां पे मास्टर्स के लिए ज्वाइन किया। नहीं तो किस विषय में किया? मैंने वहां पे रसायन विज्ञान में किया, केमिस्ट्री। अच्छा, आगे? और वहां पे जब मैंने रसायन विज्ञान में ज्वाइन किया, तो वहां का जो माहौल था, वो माहौल, उस माहौल ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस लेवल पे हूं। क्योंकि वहां की जो, नहीं तो माहौल क्या था वो हमारे आप दर्शकों को, हमारे श्रोता जो हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताइए क्या माहौल था। तो वहां सबसे बढ़िया बात थी सर, फैकल्टीज। अच्छा। तो वहां की जो फैकल्टीज उस टाइम पे थी, वो फैकल्टीज सारी फॉरेन रिटर्न थी, बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। और वो तुरंत वहां से लौटकर यहाँ पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। तो जो उनका जो एक एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था, वो अनुभव हमारे साथ वो शेयर करते थे। ठीक है। और साथ में, क्योंकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, और विश्वविद्यालय में जो संसाधन है उसकी कोई कमी नहीं है, ये मैंने अनुभव किया। बिल्कुल। अब पीजी करने के बाद फिर आगे क्या रहा? पीजी करने के बाद मुझे यही था, क्योंकि वो उस माहौल में ढल गया था मैं, और वहां पे ये था कि रिसर्च करना है, आगे अनुसंधान करना है। नहीं तो यहां आपके लिए आर्थिक स्थितियां कुछ आड़े नहीं आई? अब सर, जब कॉलेज के बाद मैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहा था, उस स्थिति के बाद में मेरे छोटे भाई ने भी आगे ये पुश्तैनी काम में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो जो मेरे ऊपर जो घर की जिम्मेदारी का भार था, वो लगभग कम हो गया। तो मैं फिर अपने आप को सस्टेन कर पा रहा था। अब आपने जब पीजी कर लिया जी, तो आपको लग नहीं रहा था कि अब मुझे रोजगार की ओर चले जाना चाहिए? एक स्थिति में लगा था कि मुझे रोजगार की ओर चला जाना चाहिए। तो उस केस में जब आसपास की मैंने सोचा, तो रोजगार के विकल्प क्या थे कि मैं बीएड करूं, फिर टीचिंग लाइन में आ जाऊं, या फिर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। तो मैंने थोड़ा विचार किया उस पर कि अगर मैं इन सब में पढ़ाता हूं, तो उस टाइम की जो एक
प्रारंभिक सैलरी होती है वो थोड़ा कम रहेगी। फिर आपने नेट की और जो रुझान किया आपने, हाँ। नेट और जेआरएफ के लिए, तो उसके लिए आपको किसने मोटिवेट किया? तो वो सर जो मोटिवेशन था वो वहाँ की फैकल्टी का मोटिवेशन था। अच्छा। वो वहाँ की फैकल्टीज ने हमको समझाया कि ये रिसर्च में ये चीजें होती है, आप अगर रिसर्च करना चाहते हो तो ये आपके पास रास्ते हैं, आप नेट करो, गेट करो, उसके बदौलत आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आपने नेट कर लिया जी, जेआरएफ से, आपकी वो हो गया जी, ठीक है जी, उसके बाद गेट का इम्तिहान हुआ जी। फिर लेक्चरशिप में क्यों नहीं गए? ये एक अच्छा प्रश्न है सर कि लेक्चरशिप में क्यों नहीं गए। देखिए यूजीसी के पे स्केल्स, यस, उसके बाद में मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में इसका एक अलग लेवल, तो फिर उस ओर आप क्यों नहीं गए? ये बात सत्य है सर कि आप यूजीसी में जब प्रोफेसर बनते हो, लेक्चर बनते हो, आपको हर चीज मिलती है, लेकिन फिर मेरा एक मन भी था कि मेरा जो झुकाव था वो था अनुसंधान की तरफ। ठीक है। और मुझे ये लगता था कि मैं अगर अनुसंधान में जाऊंगा। मैं कुछ मित्रों यहाँ डॉक्टर सोनी ये कहना चाहते हैं कि मैं केवल एजुकेशन तक ही, पीएचडी तक ही सीमित नहीं रहना चाह रहा था, मैं कुछ नया करने का सोच रहा था। फिर आपकी पीएचडी हो गई, कहाँ से हुई? मैंने सर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में स्थित है, वहां पे मैंने पीएचडी किया। पीएचडी मेरी थी पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि बहुलक विज्ञान और अभियांत्रिकी है जी। और वहां पे जो मेरा रिसर्च था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मेरा रिसर्च था वो मैं काम कर रहा था एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है सर कि हम केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसमें मैं काम कर रहा था। जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण दूं, अभी जो कार है वो पेट्रोल डीजल पे रन होती है। आगे जाके अभी क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है बैटरी का, बैटरी पे या गैस पे कार हो रही है। ठीक है। ठीक है। तो उन सब में बैटरी में भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन केमिकल का लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। अच्छा। उनके संसाधन लिमिटेड है, यानी कि एक समय तक लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सीमित है तो खत्म हो जाएंगे। तो इस जो फ्यूल सेल है उसकी खास बात ये है स्टोरेज। तो ये बैटरी स्टोरेज का काम करती है। फ्यूल सेल का खास बात सर ये है कि इसमें जो ईंधन है यानी कि जो फ्यूल है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको मिलता है हवा से और हाइड्रोजन मिलता है हमको पानी से। ठीक है। और जो इसका जो बाई प्रोडक्ट है यानी कि जो इसका साइड में जो बनता है वो बनता है पानी। तो यानी कि एकदम पूरी तरह से पर्यावरण मित्र कह सकते हैं इसको हम। डॉक्टर साहब अभी जो गाड़ियां आ रही है, छोटे व्हीकल्स आ रहे हैं वो बैटरी से चल रहे हैं जी। और इस ओर अभी सरकार का भी रुझान है। तो आपकी जब पीएचडी हो गई तो उसके बाद में तो आपको सोचना था कि जब मेरी पीएचडी हो चुकी है तो मैं प्रोफेशन में चला जाऊं। फिर ये स्वीडन की ओर जाने का आपका मानस कैसे बना? यहाँ कौन मोटिवेटर था आपका? यहाँ जो मोटिवेटर थे वो मेरे जो पीएचडी के रिसर्च सुपरवाइजर थे, जो उन्होंने पीएचडी के गाइड थे, वो मेरे मोटिवेटर थे। अच्छा। और मैंने भी ये अनुभव किया कि जब आप, ये बात तो मुझे जब मैं मास्टर्स कर रहा था उस बात में भी ये मुझे समझ में आ गई कि जब आप कहीं और जाते हो, जैसे कि मैं अभी स्वीडन गया हूं, तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पे जो संसाधन है, उन संसाधनों का तो लिमिटेशंस नहीं होती इनके पास, यानी कि जो संसाधन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। और नई नई फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ एक मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ जी सर कि स्वीडन जाने का जब आपने सोचा, ठीक है, क्योंकि आप फर्दर रिसर्च करना चाह रहे थे, जी सर, तो इसके लिए क्या रास्ता अपनाना पड़ता है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। तो पीएचडी करने के बाद में आपके पास जब पीएचडी कर रहे होते हो तो आपका रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होता है। ठीक है। रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होते हैं। तो आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं अब तक? सर मेरे अभी तक 18 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मित्रों, इंटरनेशनल मैगजीन्स में 18 तरह के पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश होना
उसके बाद और आगे? इसमें सर और मेरे साथ में यूएस, इंटरनेशनल और इंडियन टोटल मिला के 7 पेटेंट्स है मेरे पास मेरे नाम के। अच्छा, इसमें क्या है पेटेंट्स में? सर पेटेंट का ऐसा होता है वो चीजें जिनका डायरेक्टली इंडस्ट्रियल उपयोग होता है, यानी कि ऐसा रिसर्च जो तुरंत काम में आ सकता है, तुरंत उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो सकता है। अच्छा, और वो एकदम इनोवेटिव हो तो उनका पेटेंट करते हैं। मित्रों, सरली से बाड़मेर जिले का सरली गांव और सरली से स्वीडन तक की यात्रा, और उसमें भी 7 तरह के पेटेंट जो है वो आपने अपने नाम कर लिए। अब आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, तो जब ये बात हो गया कि मैंने 18 रिसर्च पेपर है और 7 पेटेंट है, तो उस स्थिति में जो आपका सीवी होता है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। गुड। यानी कि आपको जो आपकी वैज्ञानिक कम्युनिटी है उसमें आपकी एक पहुंच जाती है कि ये बंदा है, इसमें रिसर्च कैपेबिलिटी है। यहां आपका काम, ये जो आपने किया वो काम आया। जी बिल्कुल, जी। आगे बढ़िए। तो जब ये बात साबित हो जाती है कि आप में रिसर्च कैपेबिलिटीज है, फिर आप क्या करते हैं, मैंने क्या किया कि डिफरेंट रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। गुड। तो उसमें से एक फेलोशिप थी, वो थी नोट एंड अलाइस फाउंडेशन की फेलोशिप। अच्छा, जो कि स्वीडन में थी। स्वीडन की, हाँ। स्वीडन की थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई, ये इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन था? ये इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ। मोस्टली जो इस तरह के इंटरव्यू होते हैं क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, टेक्नोलॉजिकली बेनिफिट लेते हैं वो। ठीक है, आगे तो बढ़िए। ऑनलाइन हुआ इंटरव्यू। तो उसमें पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड, और आपका रिसर्च में इंटरेस्ट क्यों है, और आप हमारे यहाँ आके क्या करोगे। मित्रों, डॉक्टर फरसाराम जी अगर घर में बैठे रहते तो 8वीं क्लास पास करने के बाद आपके लिए शानदार गहने बना सकते थे, लेकिन इस व्यक्ति में एक जो जज्बा था चुनौतियों को हराने का, नहीं गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, मुझे देश से बाहर जाकर के और सरली से स्वीडन तक की यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है, वहां आपका जब सिलेक्शन हुआ जी, तो आपके पिताजी को, आपको, आपके मित्रों को कैसा लगा? बिल्कुल सर, सबको खुशी की थी। मेरे पिताजी को, मेरे मामा जी को, मेरे मित्रों को, सबको प्रसन्नता हुई कि हम में से कोई एक मित्रों को, शायद ये आपके गांव से, आपके उस एरिया से एक ऐसा व्यक्ति होगा कि और है जी। जहां तक मुझे मालूम है, मेरे गांव से मैं प्रथम व्यक्ति हूं जिसने ये पीएचडी किया है, और मैं प्रथम व्यक्ति हूं जो विदेश में रिसर्च करने के लिए गया है। देखिए, विदेश में लोग बिजनेस के लिए चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, लेकिन फर्दर स्कॉलरशिप लेकर के वहां पढ़ना। अब आगे बताइए, वहां की क्या पोजीशन है, कितना काम हो चुका? सर, तो जो वहां पे मेरा काम है वो रिसर्च का काम 2 टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूं। अच्छा। एक काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है। यानी कि पीएचडी में मैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। ठीक है। यहाँ पे मैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा हूँ। ठीक। तो मैं ऐसे पदार्थ बना रहा हूँ, उन पदार्थ के बदौलत मैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता हूँ। उसका बेनिफिट सर ये, मान लो आपने उस पदार्थ से फ्लोरिंग कर ली, यानी कि आपने अपने घर की टाइल्स के नीचे उनको बिछा दिया। अच्छा। और आपने उन डिवाइस को बिछा दिया है और आप उस पे चल रहे हैं। मान लो कि आपने प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है, और जब चलोगे तो आप उस पे एक प्रेशर डालोगे। अच्छा, एक दबाव आएगा। ठीक है। तो वो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, उस यांत्रिक ऊर्जा को वो पदार्थ विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अच्छा, ओहो गजब। मित्रों, बहुत गहरी चीज हमारे डॉक्टर सोनी जी आपके सामने कह रहे हैं कि इसको इस तरह से टाइल्स में, घर में, आप देखिए रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में अगर इसको बिछा दिया जाए, लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उससे एनर्जी प्रोडक्ट बढ़ेगा ना? जी। अच्छा। और उसका दूसरा एक बड़ा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लो कि मैंने बोला है कि आपका जो दबाव डालेगी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसको मैंने वो डिवाइस यहां गले पे लगा दी। अच्छा, बराबर। जब आप एक नॉर्मली, आप एकदम सामान्य तरीके से श्वास लेते हो, तो आपका दबाव इस डिवाइस पे बहुत कम होगा।
जी ठीक है, बराबर है। बिल्कुल। लेकिन जब आप दौड़ते हैं, या कुछ और एक्टिविटी करते हैं, हाँ, जैसे आप चढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, हाँ, या आपको श्वास लेने में परेशानी हो रही है, तो जो उसका दबाव होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं उस डिवाइस को यहाँ पे लगा दिया हूं, फिर मैं उसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और उस मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद एक ऐप के द्वारा डॉक्टर कहीं भी बैठा हुआ एक पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है। क्या बात। इससे आने वाले टाइम में मेडिकल में क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जी सर, ये जो एप्लीकेशन है वो सीधा मेडिकल फील्ड में है, इसका एप्लीकेशन है। ठीक है। यानी कि डॉक्टर एक पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर कर पा रहा है, तो यानी कि डॉक्टर को पेशेंट के पास फिजिकली उपस्थित होना जरूरी नहीं। बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर कई मरीजों को एक साथ देख सकता है। आगे बढ़िए, इससे थोड़ा आगे बढ़िए। तो ये बात हो गई। दूसरा जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था वो उसका है ये जो स्टोरेज का है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ऊर्जा बचाने का। अच्छा। पहला रिसर्च है कि ऊर्जा को कैसे बनाएं। ठीक है। अब दूसरा है कि ऊर्जा को कैसे बचाएं। वाह। तो उसके लिए क्या है कि हम एक ऐसी कोटिंग डेवलप कर रहे हैं, यानी कि पेंट टाइप मान सकते हो आप। अच्छा। तो अगर आप उसको अपनी छत के ऊपर पेंट करोगे, अच्छा, तो क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश बिल्डिंग अवशोषित नहीं करके उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब उसको वापस भेज देगी। अच्छा। तो उससे क्या होगा, जो हमारी बिल्डिंग गर्म हो रही थी वो गर्म ना होके ठंडी रहेगी। मित्रों, बाड़मेर जैसा स्थान और जहां पर 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर, तो मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर सोनी जी का जो ये प्रयोग जो चल रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई पेंट आ गया तो फिर तो अपन सारे अपने जो ऊपरी छतें हैं इन पे पेंट हो जाएगा, और जो गर्मी 48 और 50 डिग्री वाली है वो वापस चली जाएगी। लेकिन उसका क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आगे? तो सर उसका हम अभी जो हमारा है वो एक प्राइमरी स्टेज पे है, उसका अभी हमने शुरू किया है। अच्छा। कि मटेरियल कैसे डेवलप करना है, उसका अभी प्रारंभिक स्थिति पे है वो। अच्छा। उसके ऊपर हम आगे रिसर्च कर रहे हैं। उसमें हो सकता है हमको थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ आपको रोकते हुए कह रहा हूँ कि लगभग 1.5 साल आप स्वीडन में हैं जी। अभी, और कितना समय आपका, क्योंकि फेलोशिप तो आपकी 2 साल की होगी जी, फिर फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकता है। फर्दर एक्सटेंशन जब आप इस तरह के अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो एक ये एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यहाँ एक सवाल भारतीय होने के नाते मेरे दिमाग में है कि स्वीडन की उस कंपनी ने जिसने आपको स्कॉलरशिप दी है जी, वो तो चाहेगी कि भारतीय प्रतिभाएं वहीं रहे और वहीं काम करें। फिर हमने क्या पाया, सरली ने क्या पाया, बाड़मेर ने क्या पाया, इस देश ने क्या पाया? जी सर, बिल्कुल। मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेता हूं। मेरा मानना यह है कि आप जब भी कुछ करो, आप सीखने के लिए बाहर जाओ, आप सीखो, लेकिन जो आपका नॉलेज है, आपने संसाधन इस देश के इस्तेमाल किए हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि वापस आके आप उसी संसाधनों के लिए आप देश को लाभ पहुंचाओ। तो मेरा भी मोटिवेशन यही है। मित्रों, रावत त्रिभुवन सिंह जी से मैंने एक इंटरव्यू किया था, जिन्होंने अभी विदेशों में पढ़ाई की, और उन्होंने भी बिल्कुल डॉक्टर सोनी जी की तर्ज पे ही अपना जवाब दिया था कि आप दुनिया में कहीं भी पढ़ने के लिए जाइए, वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, एजुकेशन लीजिए, लेकिन लौट करके देश में आ जाइए। हाँ साहब, वापस आज देश में आएंगे? जी सर, बिल्कुल। अभी मेरा यहाँ का जो विदेश का अनुभव है, मैं यहाँ पे नई चीजें सीख रहा हूँ, नई फैसिलिटीज में काम कर रहा हूँ। मैं ये सब सीखने के बाद में पुनः भारत में आऊंगा, मैं भारत के लिए सेवाएं दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा कई लोग कहते हैं, लेकिन वहां सारी सुख सुविधाएं और जब वो सारी चीजें आपको दिखेगी ना, उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे देश में तो कुछ नहीं है। क्या ये छूट जाएगा? क्या ये देश उस समय आपके दिल में जिंदा रहेगा? सर, मेरा इस बात पे कहना है कि कोई भी वृक्ष कब पल्लवित होता है, जो अपनी जड़ों से मजबूत होता है। अच्छी बात। और ये जो देश है, इस देश के लोग हैं, ये इस देश का जो माहौल है, वही मेरी जड़ें, और मैं अपनी जड़ों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जड़ें छोड़ दी तो वृक्ष का गिरना तय है।
मित्रों, अंतिम सवाल डॉक्टर परसाराम जी सोनी से मैं पूछ रहा हूं कि वो इस इंटरव्यू में जाते जाते आपसे क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं वहां रहूंगा, सीखूंगा और ट्रेंड होने के बाद मैं वापस अपने वतन लौटूंगा और अपनी सेवाएं इस देश को दूंगा। तो हमारे मित्र जो हैं, जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कई बार वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम सफल नहीं होंगे, क्या पता हमारा होगा नहीं होगा। तो ऐसे मित्रों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? थर्ली से स्वीडन क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा मानना है कि एक चीज हमें अपने आप में याद रखनी है, खुद पे विश्वास करना है। गुड। कि मैं कर सकता हूं, ये बात आपको सदैव रखनी है। दूसरा है, परिस्थितियां हमको हमेशा हराने की कोशिश करेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। परिस्थितियां हमको हमेशा हराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उनके सामने खड़ा होना है, उनका सामना करना है, उनसे लड़ना है और उनको हराना है। और आप हमेशा जीतोगे अगर आपने ठान लिया है तो। मित्रों, डॉक्टर सोनी जी का कहना है कि अगर आपने ठान लिया, क्योंकि जितने भी महान पुरुष बने हैं, बड़े लोग बने हैं, उनके जीवन में चुनौतियां पग पग पर आती रही है, लेकिन उन चुनौतियों को उन्होंने फेस किया और आपने ठान ली, मान ली और जान ली, तो आप ये समझ जाइए कि इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं है। क्योंकि सरली का बेटा, बाड़मेर राजस्थान का बेटा अगर स्वीडन में जाकर के झंडा फहरा सकता है, अपना परचम दिखा सकता है एजुकेशन का, मेरा झंडा फहराने से मतलब है भारतीय एजुकेशन का परचम अगर फहरा सकता है, तो आप और हम पीछे क्यों रह सकते हैं? डॉक्टर साहब, वाईसी लर्निंग स्टूडियो में आप आए और आपने अपने जो अनुभव थे वो हमारे सारे मित्रों के साथ शेयर किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर अगला एक नया एपिसोड एक नए व्यक्तित्व के साथ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।